नमस्कार। ड्रीम ऑफ सिलेक्शन डे में स्वागत है आपका। जैसा कि हमने अभी पिछली कक्षा में चर्चा किया था कि आज से हम संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं सभी को डे बाय डे करके एक छोटे छोटे पार्ट में उनको याद करेंगे। पार्ट 1 आ चुका है, उसको आप देखे होंगे, आशा है कि आप देख लिए होंगे। आज पार्ट 2 लाए हैं जो नागरिकता से संबंधित है। ध्यान रखिए जो पार्ट 1 लाए थे वो भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित था। आज नागरिकता से चर्चा करेंगे, क्या प्रावधान है भारतीय संविधान की नागरिकता में। भाग 1 को एक बार रिकॉल करा देते हैं कि जो अनुच्छेद 1 है वो ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत या जिसे इंडिया भी कहेंगे वो राज्यों का संघ होगा। और अनुच्छेद 2 ये कहता है कि वर्तमान में जितना भारत है इसके बाहर का अगर कोई क्षेत्र भारत में आना चाह रहा है तो उसके लिए संसद में क्या प्रावधान करना है, कैसे उसका निर्माण किया जाएगा, वो चर्चा करता है अनुच्छेद 2। एक अनुच्छेद 2A भी गठित किया गया था, बनाया गया था, जिसको अब डिलीट कर दिया गया है। वो सिक्किम को जब 1974 में सम्मिलित किया गया था उसके लिए था वो, क्योंकि उसे प्रोटेक्टोरेट या एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया था, उसका व्यवस्था नहीं थी संविधान में, इसीलिए वो बनाया गया तो है। और जैसे ही सिक्किम 1975 में 36वां संशोधन किया, पूर्ण राज्य बन गया, उसको डिलीट कर दिया गया क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ठीक, तो अनुच्छेद 2 बताता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 ये कहता है कि वर्तमान में जितना भारत का राज्य क्षेत्र है उन राज्यों में से उनका गठन, पुनर्गठन, नाम परिवर्तन ये सब कर सकता है। यानी किसी राज्य से काट के एक राज्य बना सकता है, ये 2 राज्यों काट के एक राज्य बना सकता है, उसकी सीमा बदल सकता है, उसका नाम बदल सकता है संसद। ठीक, अनुच्छेद 3 के तहत। और अनुच्छेद 4 हो तो सीधा सा अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अगर संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है, कोई विधि बनाती है या कोई कानून बनाती है तो वो जो विधि बनाई जाएगी वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 4 कहता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई भी विधि, ठीक है, जो अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 2 से संबंधित है वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके लिए संसद साधारण बहुमत से नियम बना सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 4 कहता है। तो ये हो गया। आज चर्चा करते हैं भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप। ठीक है, तो सबसे पहले यही चर्चा करते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं वो पॉलिटी में दो प्रकार के बताए गए हैं व्यक्ति, एक नागरिक, एक विदेशी। नागरिक मतलब सिटीजन और विदेशी मतलब एलियन। ठीक है, एलियन कहा जाता है विदेशी को पॉलिटी में, जबकि अन्य क्षेत्र में देखेंगे तो एलियन का अर्थ होता है जो इस दूसरी दुनिया को हो। ठीक है, इस ग्रह से संबंधित ना हो, लेकिन पॉलिटी में एलियन मतलब जो नागरिक ना हो। ठीक, अब नागरिक किसे कहते हैं? तो जिस व्यक्ति को सामाजिक या सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उस देश के प्रति वो निष्ठा रखता है उसे नागरिक कहते हैं। और विदेशी में सब गुण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यह वो सब अधिकार नहीं होते हैं। विदेशी भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक शत्रु विदेशी, एक मित्र विदेशी। तो शत्रु विदेशी उसे कहते हैं जिस देश के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं हो, जिस देश से हमारी शत्रुता है उस देश के नागरिक शत्रु विदेशी, और जिस देश के साथ हमारा अच्छा संबंध है उस देश के नागरिक हमारे मित्र विदेशी। ठीक है, भारत में जो सिटीजनशिप का मॉडल है ना, यानी जो नियम कानून है, ये सब ब्रिटेन से लिया गया, यानी ब्रिटेन का मॉडल भारत में। ठीक है, और कैसे किस प्रकार का है तो देखो, नागरिक 2 प्रकार के होते हैं, एकल, एक दोहरी। भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब कि कोई भी भारत का जो नागरिक है, ठीक है, केंद्र का नागरिक है, वो पूरे केंद्र का नागरिक होगा। ठीक है, और साथ में वो किसी राज्य का नागरिक नहीं होगा। जैसे कोई उत्तर प्रदेश में निवास करता है तो उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं है, वो पूरे केंद्र का नागरिक है वो। ठीक है, पूरे राज्य का नागरिक है, सामूहिक है, किसी विशेष राज्य का नहीं है। जैसे आप अमेरिका में देखते हैं तो वहाँ अलग सिस्टम है, यानी अमेरिका में जैसे वर्तमान में मान लीजिए 51 राज्य हैं। ठीक है, तो मान लीजिए वहाँ से एक पेंसिल्वेनिया राज्य है, तो जो पेंसिल्वेनिया राज्य है वहाँ का अगर कोई व्यक्ति है तो पेंसिल्वेनिया का पहले वो नागरिक है, उसके बाद वो पूरे अमेरिका का नागरिक है। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए दूसरा जो राज्य है, ठीक है, मान लीजिए दूसरा एरिजोना है, ओहियो है,
तो वो आपस में राज्य भी नागरिकता संबंधी नियम बना सकते हैं, ठीक है, इससे विभेद होगा, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। भारत में कोई राज्य नागरिकता से संबंधित कानून ही नहीं बना सकते, क्योंकि नागरिक संघ सूची का विषय है, ठीक है। जब आगे विषय पढ़ेंगे आप तो संघ सूची है, तो राज्य में के हिस्से में नागरिकता से कोई प्रावधान नहीं दिया गया, ठीक है। और दोहरी नागरिकता भी देखिए दो प्रकार की होती है। पहली तो एक ही देश में डबल हो गई कि वो पहले राज्य का हो गया फिर केंद्र का हो गया। और दूसरी दोहरी नागरिकता ये भी तो हो सकती है कि मान लीजिए एक ही समय एक व्यक्ति दो देशों का नागरिक हो जाए। मान लीजिए वो भारत का भी है और साथ साथ में अमेरिका का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। कुछ देश ये मानते हैं कि ठीक है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे देश का भी नागरिक है, कुछ विकसित जो देश है, और दूसरे देश का भी हो सकता है। लेकिन भारत ऐसा नहीं मानता, ठीक है। भारत में स्पष्ट लिखा, आगे देखेंगे, ठीक है, जब अनुच्छेद पढ़ेंगे कि वो सीधा स्पष्ट कहता है कि जिस ही समय कोई व्यक्ति भारत का किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाएगा उसी क्षण उसकी भारत से नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 4 तक हो गया था, 5 को देखते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, तो देखिए, नागरिकता से संबंधित जो भी आगे कानून आएंगे कैसे बनेंगे ये सब संविधान ने लिख दिया है कि संसद बनाएगी, 11वें अनुच्छेद में लिख दिया। लेकिन उस समय किसे नागरिक बनाए किसे न बनाए, जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है, कैबिनेट मिशन जब बनाया था, फॉर्मेशन हुआ था, उस समय क्या बनाया जाए, उस समय कुछ नियम बनाए जो 3-4 अनुच्छेदों में लिख दिए सीधे से, उनको देख लेते हैं। तो पहला अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 ये कहता है कि जिस दिन से संविधान आरंभ हुआ, ठीक है, उस दिन से संविधान जिस दिन आरंभ हुआ उसके पहले या उस दिन तक ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो भारत का अधिवासी है, यानी डोमिसाइल है जिसके पास, अर्थात संविधान लागू होने के पहले दिन, ठीक है, जो भी व्यक्ति भारत में रह रहा है और रहने का इच्छुक है वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा 26 जनवरी 1950, ठीक है। उसके लिए कोई तथ्यों की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ संबंधित है क्या नहीं, ठीक है। सीधा अनुच्छेद 5 ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 के आरंभ पर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका भारत में निवास है, ठीक है। बाद में जो ये भी चर्चा की गई कि वो अधिवास का मतलब कि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता या पूर्वज का किसी का जन्म भारत में हुआ हो अथवा वो 5 साल से भारत में रह रहा हो, भारत का नागरिक बना दिया जाए। आगे देखते हैं अनुच्छेद 6। तो देखिए, हमारा जो देश था वो 2 भाग में बटा था, एक पाकिस्तान और एक भारत। पाकिस्तान मतलब उस समय का बांग्लादेश भी पाकिस्तान था। तो जब 2 देशों में बट गया तो सामान्यतः वहाँ के नागरिकों को अधिकार दिया जाता है, जब एक देश को 2 देशों का बांटा जाता है, कि जो व्यक्ति जिस देश में जाना चाहे आ जा चाहता है, उसको छूट दी जाती है। तो ऐसा हमारे संविधान में भी हुआ। तो बहुत से व्यक्ति थे जो पाकिस्तान के हिस्से में जब बंटवारा हुआ तो पड़ गए, लेकिन वो रहना भारत में चाहते थे, ठीक है। इसलिए संविधान में उनका अलग से अनुच्छेद 6 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाला जो व्यक्ति है उसको नागरिक कैसे बनाएंगे, तो सीधा सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि 19 जुलाई 1948 के पूर्व जो भी पाकिस्तान से भारत आ जाएगा वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, ठीक है। अथवा संविधान लागू होने के पहले उसका या उसके माता पिता का किसी का पूर्वज का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है तो नागरिक माना जाएगा। अथवा संविधान लागू होने के पूर्व भारत में आके रजिस्ट्रेशन अपना कर जाएगा कि मुझे भारत का नागरिक बनना है तो भी बना लिया जाएगा, ठीक है। बड़े सिंपल नियम थे, इनमें कोई बहुत पेचीदा नहीं था। अनुच्छेद 7 देखिए, अनुच्छेद 7 अब देखे होंगे हर समाज में हर समय कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन वाले व्यक्ति रहते हैं, संदेह बना रहता हूँ। तो बहुत से ऐसे लोग थे कि जब बंटवारा हो गया तो भारत के हिस्से में पड़े, लेकिन उनको ऐसा लगा कि यार हम पाकिस्तान जाएं, यानी सामान्यतः मुस्लिम जो थे ऐसा लगा कि हम पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ हमारे कौम के लोग रहेंगे, अच्छा लगेगा, सब साथ में रहेंगे, विकास करेंगे, और वो सोच के भारत छोड़ के चले गए। लेकिन जब वो पाकिस्तान पहुँचे तो वहाँ कुछ अलग ही नियम था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था, जिससे उनको पहुँचने के बाद पता चला कि यार हम तो गलती कर गए, हमें भारत में अच्छा था, ठीक है। तो उनके लिए क्या हो, तो उनके लिए भी हमारा संविधान
बताता है। अनुच्छेद 7 कहता है कि जो इंडिया से पाकिस्तान गए, IPI मतलब इंडिया से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से इंडिया आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान है। तो सीधा सा नियम उनके लिए भी था कि अगर कोई व्यक्ति 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया था, ठीक है, तो यदि वो 19 जुलाई 1948 तक ये समझ जाता है कि हाँ मैंने गलती किया, मुझे इंडिया जाना चाहिए, और आ जाता है, तो भारत का नागरिक आसानी से अनुच्छेद जो 6 कहता है उसी के अनुसार बन जाए। अगर बाद में भी आता है तो उसके लिए भी कानून बनाए गए, ठीक है। तो अनुच्छेद 7 कहता है कि जो इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से इंडिया 19 जुलाई 1948 के पहले पहले आ गए, वो भी भारत के नागरिक बना लिए जाए। अब अनुच्छेद 8 आते हैं, देखते हैं। अनुच्छेद 8 है, चर्चा करता है PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति। देखिए 1947 के पहले भारत में बहुत दंगा फसाद होते थे और अंग्रेज बहुत लोगों की हत्या करते थे, नरसंहार बहुत होता था। तो कुछ लोग अपना जीवन बचाने के लिए भारत छोड़ के चले गए थे कि हम जाएंगे कहीं विदेश में, स्वतंत्र रहेंगे, आराम से जीवन अपना व्यतीत करेंगे। तो बहुत से लोग चले गए। अब जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उनको ऐसा लगा कि अब तो हमें यार भारत जाना चाहिए, ठीक है, अपनी मिट्टी में रहना चाहिए, वहाँ अच्छा है, ठीक है। तो उनके लिए क्या प्रावधान थे, तो पाकिस्तान को छोड़ के अन्य जो देशों में यानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं भी जो लोग थे वो भारतीय मूल के थे, यानी वो उनका जन्म पहले या भारत में हुआ था, उनके माता पिता या कोई उनका नाते रिश्तेदार भारत से संबंधित था पहले, लेकिन वर्तमान में किसी दूसरे देश में, अगर वो आना चाहता है, भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो अनुच्छेद 8 स्पष्ट कहता है कि भारत के रहने वाले भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, अगर वो संविधान लागू होने के पूर्व उस देश में जहाँ वो रह रहे हैं वहीं के कंसुलेट यानी दूतावास में, जो वहाँ का दूतावास है यानी एम्बेसी, वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा दे, उनको नागरिक बना दिया, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 9, इसकी चर्चा हम बताए थे कि आगे बताएंगे। अनुच्छेद 9 ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेगा, यानी जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाएगा तो उसी समय उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी यही एक अनुच्छेद है, भारत का अनुच्छेद 9, जो सिंगल सिटीजनशिप की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 9 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश का नागरिक हुआ तो जिस समय ही वो दूसरे देश का नागरिक यानी बना, उसी समय वो भारत की नागरिकता उससे छीन ली जाएगी, ठीक है। अब अनुच्छेद 10 की बात, तो बहुत से लोगों को तो ये भी शक था ना जब विदेश से आ रहे थे कि मान लीजिए आज पहुँचे, कल संसद कोई दूसरा नियम बना दे और हमें अनागरिक घोषित कर दे कि आप नागरिक नहीं है, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि संविधान में हमें कोई सुरक्षा तो देनी चाहिए, यानी देनी पड़ेगी, ताकि हमें भविष्य में ये मजबूती रहे कि संसद हमें भगा नहीं सकती कि आप नागरिक नहीं। उसके लिए अनुच्छेद 10 में लिखा संविधान सभा ने कि किसी भी व्यक्ति यानी जो नागरिक यानी संविधान लागू होने तक जो भी नागरिक बन जाएगा उसकी, ठीक है, कभी भी यानी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती सिवाय संसद के विधि द्वारा, ठीक है। यानी अगर संसद चाहे तो विधि बना के उनकी संसदीय विधि यानी जो नियम कानून है उनके द्वारा ही उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है। अन्यथा अगर कोई सरकार चाहे तो सरकार ये नहीं कर सकती, ठीक है, उसे संसद से आदेश लेना होगा। संसद अगर चाहे तो कुछ नियम रेगुलेट कर सकती है, लेकिन सरकार कोई अधिकार नहीं है कि वे, ठीक है, किसी की नागरिकता छीन सके। यानी कुल मिला के जो 26 जनवरी 1950 तक भारत के नागरिक बन गए उनके लिए सुरक्षा प्रदान करता है, यानी सुरक्षा कवच है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 उनकी गारंटी देता है कि हम आपकी नागरिकता कभी नहीं छीनेंगे, ठीक है, सिर्फ संसदीय विधि द्वारा, ठीक है। अब अनुच्छेद 11 अंतिम अनुच्छेद है, ठीक है, और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 11 ये कहता है कि संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति है। यानी अगर देखिए 26 जनवरी 1950 तक तो नागरिक बन गए, इसके आगे किसे बनाया जाएगा किसे नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, इसके लिए संविधान में कोई नियम नहीं लिखे गए। इसके लिए अनुच्छेद बस 11 में लिख दिए, क्योंकि वैसे भी संविधान बहुत बड़ा हो रहा था, ठीक है। तो उन्होंने स्पष्ट अनुच्छेद 11 में लिखा कि आगे जो भी नागरिकता संबंधी नियम क्या रहेंगे, क्या कानून रहेंगे, इसके लिए संसद को अधिकार है। संसद जैसे चाहे वैसे नियम बना के अन्य लोगों को नागरिक बना सकती है, ठीक है।
जब संसद को अधिकार दिया गया तो संसद ने इसका प्रयोग किया 1955। ठीक है, पहली बार आता है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, ये मूल नागरिक है, यानी इसी के अनुसार आज भी भारत में नागरिकता मिलती है, भले ही इसमें संशोधन किया जाता है। ठीक है, जैसे आप CAA 2019 वाला देखे होंगे, तो ये मूल नहीं है, मूल 1955 वाला, उन्हीं में संशोधन किया गया। ठीक है, तो नागरिकता से संबंधित पहला संसद से जो दस्तावेज था वो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 था। ठीक है, और अगर वास्तविक रूप से देखें तो आज तक, यानी आज अभी मान लीजिए 2021 है जब वीडियो में रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, आज तक इसमें 9 बार संशोधन किया जा चुका है। 57 में किया था, फिर 60 में, फिर 85 में, 86 में, फिर 92 में, 2002, 2005, 2015 और 2019 वाला व्यक्ति देखे होंगे CAA। तो क्या कहता है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, देखते हैं। तो जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है वो कहता है कि भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई भारत में, यानी 1955 के क्लियरली अगर देखें तो अगर 1955 के बाद भारत में कोई नागरिक बनना चाहे उसके लिए क्या नियम है, तो संसद कहती है 5 प्रकार के नियम है। आप 5 प्रकार से भारत के नागरिक बन सकते हैं। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से यानी नेचुरलाइजेशन, और अंतिम है भूमि के अर्जन द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना 5 प्रकार से नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप एक ट्रिक भी आ सकते हैं, जप भूदेव। ठीक है, जप भूदेव, ज मतलब जन्म से, प मतलब पंजीकरण से, भू मतलब भूमि के अर्जन से, दे मतलब देशीकरण से, और व मतलब वंश से। और अगर अंग्रेजी में याद करना चाहें तो नाबार्ड बैंक सुने होंगे, नाबार्ड याद रखिए। नाबार्ड तो जो NABARD होगा तो NA से नेचुरलाइजेशन होगा, B से आपका बर्थ हो जाएगा। ठीक है, A से एक्विजेशन हो जाएगा, R से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और D से डिसेंट हो जाएगा। ठीक, तो अब जन्म से, कैसे जन्म से नागरिक बनेंगे, तो देखिए जब 1955 में भारतीय नागरिक अधिनियम आया तो सीधा से कहता है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को अगर भारत की भूमि में हो गया तो भारत का नागरिक बन गया। ठीक है, यानी 1955 का जो भारतीय नागरिक अधिनियम है वो ये कहता है कि अगर 26 जनवरी 1950 के पहले तो सब नागरिक बना दिया था संविधान सभा ने। अब यानी 1955 के बाद अगर भारत की ज़मीन में किसी का जन्म हो गया तो बच्चा भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, भले ही उसके माता पिता कहीं संबंधित हो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसके बस 2 अपवाद थे कि जो राजनयिक के बच्चे होते हैं, यानी जो भारत विदेशों में भारत के राजदूत होते हैं। ठीक है, मान लीजिए अमेरिका का भारत में राजदूत है, इटली का भारत में राजदूत है, तो जिनके बच्चे हैं इनको नागरिक नहीं बनाया जाएगा। या कोई शत्रु है, मान लीजिए कोई आतंकवादी है, ठीक है, महिला मान लीजिए, अब वो यहाँ के जेल में है, ठीक है, पकड़ी गई, उसके यानी यहाँ उसने एक बच्चे को जन्म दिया तो उसे नागरिक नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये बस प्रावधान था। लेकिन इसका बहुत गलत उपयोग हुआ। बॉर्डर में जो रिफ्यूजी वाला क्राइसिस था वो क्या करते थे कि मतलब कहीं भी हैं तो जब उनकी यानी प्रसव का समय आता था, किसी भी समय मतलब किसी भी प्रकार से आके भारत की भूमि में अपने बच्चों को जन्म दे देते थे, और जैसे उनके बच्चे का जन्म होता था उनका बच्चा भारत का नागरिक बन गया। ठीक है, और बच्चे के आधार में वो भी यहाँ रहने लगती थी क्योंकि वो भारत का नागरिक हो गया उसका बच्चा। तो 1986 में CAA आया, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986 में आया, और 86 में ये प्रावधान किया गया कि अगर भारत में किसी का जन्म होता है तो बच्चा तभी नागरिक माना जाएगा जब उसका माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, ध्यान रखना 1955 में कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन 1986 वाला ये कहता है कि हम, ठीक है, भारत की भूमि में जन्मे उसी बच्चे को अपना नागरिक मानेंगे जिनमें से उसके माता पिता में से किसी एक को भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, इससे भी बराबर भारत में क्राइसिस बढ़ता गया। बहुत से भी यानी दूसरे जो रिफ्यूजी थे या जो जिनका नागरिकता कहीं नहीं थी वो आके भारतीय महिला से विवाह करते थे, यानी अवैध तरीके से घुस आते थे और विवाह करके जैसे उनकी संतान का जन्म होता था उनका संतान नागरिक बनता था, उसके आधार पे वो रहते थे। तो फिर CAA 2003 जब आया
उसमें ये चर्चा की गई कि भारतीय भूमि में, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है, यानी किसी बच्चे का जन्म होता है, तो तभी नागरिक माना जाएगा जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और जो दूसरा वो अवैध नागरिक न हो। अवैध का मतलब कि वो जब भारत आया हो, दूसरा व्यक्ति अगर विदेश का है भी, तो अगर भारत आया हो तो एक पास वीजा लेके आया हो, यानी किसी मत ऐसे, यानी आंखों में धूल झोंक के घुस आया, तो ऐसे नहीं, अवैध नहीं होना चाहिए। उसको एक नियम जो रेगुलेट है, भारत में आने का जो नियम है उसके तहत आना चाहिए, तभी नागरिक मानेंगे। तो ध्यान रखना, वर्तमान में ये नियम है, जन्म से उसी, वर्तमान की बात कर रहे हैं कि जन्म से उसी को नागरिक माना जाएगा। ठीक है, कि जो भारत की भूमि में पैदा हो गया, सही है। दूसरी शर्त है कि उसके माता पिता में से किसी एक को भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरी शर्त है कि जो शेष बचेगा माता पिता में से जो नागरिक नहीं है, उसे अवैध नागरिक नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है वंश परंपरा से। वंश परंपरा क्या है देखते हैं। ठीक है, इसमें ये नियम था 1955 में जब नागरिकता अधिनियम आया, अगर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद किसी बच्चे का जन्म भारत के बाहर होता है, देखो भारत के अंदर क्या है वो तो जन्म से पहले बता दी, अब अगर 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत की भूमि के बाहर किसी बच्चे का जन्म है या हुआ है, तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक बन सकता है। मतलब कि अगर किसी बच्चे का जन्म ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इटली में, स्विट्जरलैंड में हुआ है, तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन वो तभी नागरिक बन सकता है जब उसका पिता भारत का नागरिक हो। हाँ रखना, अगर उसका पिता भारत का नागरिक है, ठीक है, तभी वो बच्चा बन सकता है। मान लीजिए अभी एक बताते हैं कि जैसे शिखर धवन है, ठीक है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शादी की, अब अगर इनका बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, ठीक है, तो वो बच्चा भारत का नागरिक बन सकता है। क्यों? अपने पिता के आधार पे, वंश में, यानी पिता के आधार में उसका पिता भारत का नागरिक है तो हो जाएगा। ध्यान रखना, माता की चर्चा 1955 वाला नहीं करता, आगे बताएंगे इसके लिए क्या प्रावधान। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि जब बच्चे का जन्म हुआ हो उसके 1 साल के अंदर अंदर उस देश की एम्बेसी में या कंसुलेट में जाकर रजिस्ट्रेशन करा दे कि हमें इस बच्चे को भारत का नागरिक बनाना है। ठीक है, मान लीजिए कि आज 7 मई 2021 को ऑस्ट्रेलिया में किसी व्यक्ति का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, और उसका वर्तमान में तो माता पिता कोई भी भारत का नागरिक है, तो 7 मई 2021 यानी 7 मई 2022 के अंदर अंदर उसको वहाँ के एम्बेसी में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, तो देखिए पहले हमें बताए थे कि भारत का नागरिक तभी बनेगा दूसरे देश में जन्मा व्यक्ति जब उसका पिता नागरिक भारत का नागरिक हो। ठीक है, माँ के आधार में नहीं बनाया गया था। माँ के आधार में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया था, उसमें पहली बार प्रावधान किया गया कि माँ के आधार पर भी, ठीक है, किसी विदेश में जन्मे बच्चे को भारत का नागरिक बना सकते। 1955 में देखिए, ध्यान रखना, पिता को बस आधार था, जो काफ़ी मानसिकता को दिखाता है कि उस समय मतलब कैसा था। ठीक है, जेंडर गैप को दिखाता है कि पिता के आधार पे था लेकिन माँ के आधार में नहीं था। पहली बार 1992 में हमने प्रावधान किया था कि माँ के आधार में भी नागरिक बनाएंगे। तो अब वर्तमान में, ठीक है, सब भूल जाइए, वर्तमान में सुनिए कि वर्तमान में वंश परंपरा से कौन नागरिक बनेगा। तो वंश परंपरा से वही बच्चा नागरिक बनेगा जो अगर विदेश में पैदा हुआ है, तो उसका माता या पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है और 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो बच्चा विदेश में जन्मा भी भारत का नागरिक हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं तीसरा नियम क्या है। पंजीकरण यानी बाई रजिस्ट्रेशन से भी आप नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, ये किसे है? तो ये उन्हीं व्यक्तियों को है जो जिनका संबंध भारत से किसी न किसी प्रकार से है। ठीक है, यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा वही व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है जिसका किसी न किसी प्रकार से भारत से संबंध है। भारत से संबंध कैसे? मान लीजिए भारतीय मूल का कोई व्यक्ति, ठीक है, भारतीय मूल का व्यक्ति मतलब कि जैसे पहले भारत का नागरिक था, बाद में छोड़ के विदेश चला गया, वहाँ का नागरिक बन गया, तो उसका पहले भारत से देखिए नाता था। ठीक है, उसके लिए प्रावधान है कि अगर वो फिर आना चाहे तो क्या है। दूसरा, अगर कोई चला गया, उसकी संतानें हुई, अब संतान भारत का नागरिक बनना चाहती है, तो देखिए वो भी भारत से किसी न किसी प्रकार संबंधित है क्योंकि उसके पिताजी भारत में।
ठीक है। तीसरा क्या है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ का जाता है और विदेश की महिला से विवाह कर लेता है, मान लीजिए सोनिया गांधी थी जैसे, ठीक है, इटली से, तो जब इन राजीव गांधी जी का विवाह सोनिया गांधी से हुआ तो वो भी तो आके भारत के नागरिक बनी होंगी। तो देखिए अब सोनिया गांधी का भारत से किसी न किसी प्रकार से संबंध हो गया, क्योंकि वो राजीव गांधी की वाइफ हो गई, ठीक है। तो ये भी किसी न किसी प्रकार से भारत से संबंधित हो गई। और दूसरा ये है कि भारतीय नागरिक के अवयस्क बच्चे हैं, ठीक है, यानी जो भारतीय नागरिक हैं वो विदेश चले गए और उनके वहाँ संतानें पैदा हुई, ठीक है। तो इसके लिए तो कहेंगे कि वो वंश से बन जाएंगे, लेकिन वंश से क्या शर्त बताए थे कि 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अगर 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो उनके लिए दूसरा विकल्प है यानी पंजीकरण द्वारा, ठीक है, वंश के द्वारा न मिल करके पंजीकरण के द्वारा मिलेगा, ध्यान रखना। तो यानी पंजीकरण से उन्हीं को नागरिक बनाएंगे जिनका संबंध भारत से किसी न किसी प्रकार से है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, तो इसके लिए शर्त ये है कि वो, ठीक है, ध्यान रखना, इसके लिए शर्त ये है कि वो कम से कम 7 साल भारत में रह चुका हो, ठीक है। यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा उसी को नागरिक बनाएंगे जो आके भारत में कम से कम 7 साल रह चुका हो। और उसकी भी शर्त है 7 साल में जो अभी के 1 साल है उसमें तो लगातार 12 के 12 महीने भारत में रहा हो, और शेष जो 6 साल हैं उनमें से पिछले 8 साल में से 6 साल रहा हो, ठीक है। लगातार 6 साल न रहा हो तो चलो ठीक है, लेकिन पिछले 8 साल में यानी 6 साल रह चुका हो और अंतिम 1 साल लगातार रह चुका हो, तब वो बनेगा। चौथा देखते हैं नेचुरलाइजेशन, देशीकरण से, ठीक है। तो देशीकरण विकल्प उनके लिए है जिनका संबंध भारत से किसी प्रकार से नहीं, यानी ना वो कभी भारत में पैदा हुआ, ना उसके माता पिता का संबंध है, ना वो पति पत्नी है भारत की, ना वो अवयस्क बच्चा है, यानी भारत का किसी प्रकार से संबंध ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए आज जैसे एलन मस्क देखते हैं, ठीक है, अब अगर ये चाहे कि हम जाके भारत के नागरिक बन जाए तो देखिए इसका तो संबंध भारत में पहले किसी भी प्रकार से नहीं था, तो ये कैसे नागरिक बनेगा, इसके लिए क्या शर्तें हैं, तो ध्यान रखना। इसमें यहाँ पर मेंशन नहीं किया मैंने, इसमें 2 बातें हैं, एक आम व्यक्तियों के लिए अलग नियम है, खास व्यक्तियों के अलग नियम। अगर कोई खास व्यक्ति है तो देशीकरण के द्वारा भारतीय सरकार यानी भारत की सरकार बिना 1 दिन रहे भारत का नागरिक बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब खास व्यक्ति किसे मानेंगे, तो खास व्यक्ति मतलब वो कला के क्षेत्र में अच्छा काम किया, साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम किया, विश्व शांति के क्षेत्र में अच्छा काम किया। मान लीजिए अभी सुनते होंगे ग्रेटा थुनबर्ग है, ठीक है, चर्चा में रहती है, वो पर्यावरण एक्टिविस्ट है वो, ठीक है। तो अगर वो भारत का नागरिक बनना चाहे तो अगर भारत सरकार चाहे तो जिस दिन आए उसी दिन उसको नागरिकता का प्रमाण पत्र दे, वो तो खास के लिए है। लेकिन आम व्यक्ति आना चाहे वो कैसा बनेगा, ठीक है। यानी मान लीजिए बहुत से व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई दक्षिण कोरिया से भारत आ गया, कंपनी स्थापित किया, यहीं आके रहने लगा, ठीक है। अब वो 10-20 साल हो गए, उसको ऐसा लगा कि यार मैं भारत में ही रहूं, कोरिया में तो मेरा कोई बचा नहीं, पूरा परिवार यहीं आ गया, तो अब रहेगा तो सोचता है भारत का नागरिक भी बन जाऊं। तो अगर नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, तो उसके लिए ये प्रावधान है कि अगर किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनना है, उसके पहले भारत का किसी भी प्रकार से संबंध नहीं था, तो उसको 12 वर्ष कम से कम भारत में रहना पड़ेगा, ठीक है। और वही शर्त कि 12 वर्ष में से जो अभी पिछले 1 साल है इनमें तो लगातार रहा हो 1 साल, और शेष बच्चे 11 साल, तो ये शेष 11 साल पिछले 14 साल में रह चुका हो। ध्यान रखना कि 12 साल रहना जरूरी है। 12 में भी शर्त है कि जो अंतिम 1 साल है उसमें लगातार भारत में रह चुका हो, और पिछले जो 14 साल हैं उनके 14 साल में से 11 साल हो, ठीक है, लगातार भले ही ना हो लेकिन 14 में से 11 रह चुका हो तो उसे नागरिक बना दिया जाए। भूमि अर्जन द्वारा, तो भूमि अर्जन द्वारा सीधा ये बताता है कि अगर भारत किसी देश की भूमि अर्जित कर लेता है, मान लीजिए हमने सिक्किम की अर्जित कर लिया, गोवा अर्जित कर लिया, पुदुचेरी अर्जित कर लिया, ठीक है, तो जब यहाँ अर्जित किए तो वहाँ भी तो लोग रहे होंगे, तो उनके लिए क्या प्रावधान है, तो सीधा सा नियम है कि जब भूमि अर्जित करेंगे तो जितने भी लोग वहाँ के होंगे वो सब भारत के नागरिक बन जाए, ठीक, ध्यान रखना। आगे चलते हैं तो ध्यान रखना भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जन्म से, वंश से, क्रम से याद रखना, अगर पहला जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि अर्जन।
अब है कि आपकी नागरिकता जा भी तो सकती है। तो हाँ, आपकी नागरिकता 3 प्रकार से जा सकती है। पहला, यदि आप अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो चली जाएगी, अनुच्छेद 9 आप पढ़े होंगे। दूसरा, आप अगर नागरिकता का परित्याग कर देते हैं स्वेच्छा से तो चली जाएगी। ठीक है, देख पहले में देख रहे आपने परित्याग नहीं किया, आप भारत के नागरिक हो, जाके अमेरिका के बन गए, तो जैसे ही भारत को पता चला कि ये व्यक्ति अमेरिका का नागरिक है, ऑटोमेटिक आपकी नागरिकता समाप्त कर दी। दूसरा, आपने स्वेच्छा से लिख के दे दिया कि मुझे भारत के नागरिक नहीं बनना। ठीक है। तीसरा है कि भारत सरकार भी अगर नागरिकता से वंचित करना चाहे तो कर सकती है। ठीक है, यदि आप संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उसका अपमान करते हैं, या युद्ध के समय किसी शत्रु का साथ दे देते हैं, या पिछले 7 सालों से आप भारत में निवास नहीं कर रहे हैं, या आपने पंजीकरण के द्वारा 2 नागरिकता या यानी देशीकरण के द्वारा जो नागरिकता प्राप्त किया है उसमें जो आपने अपना डॉक्यूमेंट दिखाए हैं वो गलत पाए जाते हैं, तो भारत की सरकार चाहे तो आपकी नागरिकता समाप्त कर देगी। ठीक, ये 3 प्रकार से ध्यान रखें। अब कुछ विशेष बातें हैं जिसकी चर्चा करते हैं। अगर आप सुने होंगे कि OCI क्या है, OCC क्या है, PIO क्या है, तो सन 2000 में लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। ठीक है, जिसमें ये चर्चा करना था कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति विदेश में जाके वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, तो जब वो भारत आते हैं तो उनको वीज़ा लेना पड़ता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे उनको भारत में आना सरलता हो जाए। इससे भारत को भी फ़ायदा होगा, उनको भी सही रहेगा। तो इसके लिए नियम बनाए जाए कि ना बनाए जाए, तो भारत सरकार ने लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई 2000 में। 2002 में समिति ने रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट के आधार पर संसद ने 2003 में भारतीय यानी CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाई, और उसमें ये चर्चा किया कि हम PIO कार्ड देंगे, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, दूसरे देश में रह रहे हैं और वो देश उस देश में रह रहे हैं जिनसे हमारी मित्रता है। कुल 16 देश गिनाया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड इत्यादि को 16 देश गिनाए कि अगर इन देशों में भारतीय मूल का कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसको हम PIO नामक एक कार्ड देंगे। अगर उस कार्ड को दिखा के भारत आएंगे तो उनको वीज़ा में छूट मिलेगी, ये भारत में आके व्यापार में आएंगे तो उनको छूट दिया जाएगा। ठीक है, ये आप देखते हैं कि जैसे आप किसी पर्यटन स्थल में जाते हैं तो विदेशियों से अलग चार्ज लिया जाता है, भारतीयों से अलग चार्ज लिया जाता है, तो उसमें उनको छूट दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, मतदान नहीं दे सकते। ठीक है, यानी ये जो राजनीतिक अधिकार है ये नहीं दिया गया PIO कार्ड में। फिर इसके बाद अभी ये हुआ कि अभी भी जो अन्य देश में भारतीय मूल के व्यक्ति थे उन्होंने भी मांग किया, तो बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया। उसमें ये कहा गया कि हम OCI कार्ड देंगे। ठीक है, तो OCI कार्ड क्या था कि जो भारतीय मूल के जितने भी व्यक्ति चाहे जहाँ रह रहे हों, सिर्फ 2 देशों को छोड़ के, पहले वाले में भी और अभी भी, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के अन्य किसी भी देश में भारतीय मूल का अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो हम उसको अब OCI कार्ड देंगे। ठीक है, OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब देखिए 2 हैं, एक जो 16 देश पहले थे उनके लिए PIO कार्ड था, और जो OCI था वो अन्य देशों के लिए था, उनके लिए भी था। थोड़ा बहुत अंतर था, नहीं एक ही जैसे थे। तो अब लोगों को कन्फ्यूजन होने लगा कि हम OCI जो डबल जो 16 में ही थे कि हम PIO लें कि OCI लें। ठीक है, तो इस मतभेद को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी आए 2015 में, तो उन्होंने क्या किया कि 2015 में फिर से CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए और PIO प्लस OCI को मिला के एक तीसरा कार्ड दिया, दोनों को सम्मिलित करके, दोनों की अच्छी अच्छी बातों को लेकर एक तीसरा कार्ड दिया, जिसे OCC कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर नाम दिया और दोनों को मिला दिया। ठीक है, इससे लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, अब आप सुनते होंगे कि जो CAA 2019 वाला चर्चा में था, इसमें क्या विवाद था। तो अभी जब हम यहाँ पर बताए थे कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने देशीकरण के द्वारा, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें क्या लिखा है कि 12 वर्ष भारत में रह चुका। लेकिन सरकार ने क्या कहा कि अगर ये बिल आया था दिसंबर 2019 में, और क्या कहा
कि अगर 31 दिसंबर 2014, ठीक है, कि पहले कोई व्यक्ति भारत में आके रहने लगा हो और वो भारत का नागरिक बनना चाहे तो बन सकता है। सिर्फ 3 देशों से आया हो, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, और वो भी जो वहाँ माइनॉरिटी हैं, जैसे हिंदू है, ठीक है, सिख है, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, मुस्लिमों के लिए नहीं, ठीक है, उनको नागरिक बना दिया जाएगा। तो देखिए 31 दिसंबर 2014 से 19 तक में 5 ही साल हो रहे हैं और यहाँ तो 12 वर्ष लिखा है, लेकिन उसमें अमेंडमेंट लाया भारत सरकार और उनको ये कहा कि 5 साल में ही इनको हम नागरिक बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ है, आपको ये बताना है, अपने आप को भी परखें कि जो भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती किसके द्वारा, जन्म के द्वारा, पंजीकरण द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके, या भारतीय भूभाग में सम्मिलित होगी, ठीक है। मुझे आशा है कि इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और आगे क्या डिमांड है बताइएगा, हम उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।